layout elements and technique. So website often display content in multiple columns like a magazine or a newspaper. सो आज की डेट में मॉडर्न जितनी भी साइट्स हम लोग विजिट करते हैं जनरली वो 1 कॉलम 2 कॉलम्स 3 कॉलम्स 4 कॉलम्स में आपको देखने के लिए मिलती हैं। और मैगजीन्स और न्यूज़पेपर का एग्जांपल क्यों लिया गया है, क्योंकि कभी भी वहाँ पर आपको थ्रू आउट पेज की विड्थ में कोई भी आर्टिकल नहीं मिलता है, वो कॉलम फॉर्म में मिलता है। क्योंकि अगर हम लोग उसको पूरा रो फॉर्म में डिफाइन कर देंगे आर्टिकल को, तो एक रीडिंग एक्सपीरियंस जो होता है वो ख़राब हो जाता है उस केस में, क्योंकि आपको एक बहुत ही लार्ज एरिया के अंदर लेफ़्ट टू राइट आपके नेक को मूव करना होगा। हम क्या चाहते हैं वहाँ पर कि यूज़र को टॉप टू बॉटम रीडिंग एक्सपीरियंस मिले, ताकि एक ही टॉपिक के अंदर वो कंटिन्यूटी में एक्सपीरियंस करे चीज़ों को। सो HTML layout elements has several semantic elements that define the different parts of a web page. So जनरली एक पेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है, जैसे कि सबसे टॉप में होता है हेडर, देन उसके बिलो में आपको मिलता है नैब बार, लेफ्ट साइड में आपको मिलते हैं सेक्शंस, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाता है साइड बार, और बॉटम में हमें क्या मिलता है फुटर। ठीक है, अब ये क्या होगा, स्ट्रक्चर ज़रूरी नहीं ऐसा ही हो, एलिमेंट्स यही रहेंगे बट इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। हेडर नैब फुटर फिक्स होते हैं, सेक्शन और ए साइड स्विच हो जाते हैं। अब जैसे कि अगर हम लोग एक ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करते हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो या अमेजोन या किसी भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म की, तो उसमें आप देखेंगे साइड बार जो होता है आपको लेफ्ट साइड में मिलता है, फिल्ट्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप मोड के अंदर। दिस इज़ अ फ्लिपकार्ट, क्लिक ऑन वॉच, और आप यहाँ देखेंगे ये है अपना साइड बार यहाँ पर अवेलेबल है इधर। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं अमेज़न में भी आपको सेम एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपको फिल्टर्स का कंट्रोल मिलता है ना। तो राइट कहाँ पर मिलेगा, जनरली जहाँ पर आप ब्लॉगिंग की बात करोगे वहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पर मिलेंगी चीज़ें देखने के लिए। ठीक है, तो जैसे क्या होता है यहाँ पर हम लोग आर्टिकल को रीड कर रहे हैं और राइट साइड पर आपको दिखाई देंगे अलग अलग कैटेगरीज कि किस कैटेगरी में बेसिकली हम लोग टॉपिक को रीड करना चाह रहे हैं। क्या नाम है अपना? देवांश। सो बात करते हैं पर अलग अलग एलिमेंट्स वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। सो हेडर डिफाइंस अ हेडर फॉर अ डॉक्यूमेंट और अ सेक्शन, navs define a set of navigation link, sections define a section in a document, articles define an independent self-contained content, aside defines content aside from the content like a sidebar, footer defines a footer for a document or a section. So footer multiple time use हो सकता है, header एक ही बार यूज़ होता है, nav एक ही बार यूज़ होता है, बट फुटर मल्टीपल टाइम हो सकता है, क्योंकि किसी कार्ड का भी फुटर हो सकता है और एंटायर पेज का भी फुटर हो सकता है। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पर मेंशन डिफाइंस अ फुटर फॉर अ डॉक्यूमेंट और अ सेक्शन। ठीक है, डिटेल्स डिफाइन एडिशनल डिटेल्स दैट द यूज़र कैन ओपन एंड क्लोज ऑन डिमांड, एंड समरी डिफाइंस अ हेडिंग फॉर द डिटेल्स एलिमेंट। सो ये हमारे HTML5 में डेडिकेटेड न्यू टैग्स इंट्रोड्यूस हुए, जो कि SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पर एक समझने वाली चीज़ ये, क्या हमें इन टैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए? यस, आप बिल्कुल कर सकते हो। और अगर नहीं करते हो तो आप जब कोई स्ट्रक्चर अपना बनाएंगे तो क्लास को ये नेम डिफाइन ज़रूर से करें। इससे क्या होगा कि आपका स्ट्रक्चर बहुत क्लियरली ब्राउज़र को समझ में आता है कि कौन सा पार्ट किस पार्ट को पोर्ट्रे कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है आपका। सो टैग भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इन टैग को एज ए क्लास नेम भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही तरीके अवेलेबल है। बट अगर मैं टैग को लगा दूं या क्लास का इस्तेमाल कर दूं, देयर इज़ नो डिफरेंस, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हेडर ने एक्चुअल में किया क्या। ठीक है, so HTML layout techniques, there are 4 different techniques to create multi-column layout. Each techniques has its pros and cons. ठीक है, कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान है। सो जैसे कि पहला क्या होता है, CSS फ्रेमवर्क, सेकंड है CSS फ्लॉट प्रॉपर्टी, थर्ड है फ्लैक्स बॉक्स, एंड फोर्थ है ग्रिड। हम लोग फ्लैक्स फ्लॉट ग्रिड तीनों चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो हमारे लिए इस टॉपिक में जो नया है वो क्या है, फ्रेमवर्क। सो CSS फ्रेमवर्क की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, सो इफ़ यू वांट क्रिएट योर लेआउट फास्ट,
you can use a CSS framework like Bootstrap और Tailwind. So ये दो प्लेट आपको फ्रेमवर्क मिल जाते हैं. जैसे Bootstrap आप यहाँ पर अगर ओपन करेंगे तो ये इसका ऑफिशियल साइट है, ठीक है. तो Bootstrap का जो कोड है वो बेसिकली ट्विटर ने लिखा है, ठीक है, इन 2011. और ये एक ऐसा आपका कोड है जो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. इसके बाद अभी हाल फिलहाल में मतलब बात कर सकते हैं कि पिछले 2 से 3 साल में अगर हम लोग देखें, सो एक नया हमारा कोडिंग का फ्रेमवर्क इस्तेमाल हो रहा है विच इज़ टेलविंड. टेलविंड की हेल्प से आप यहाँ देख सकते हैं कि आप बस प्रॉपर्टी लिखते जाइए, आपके चेंजेस यहाँ पर होते चले जाते हैं. दिखाई दे रहा है? कलर वगैरह चेंज हो गया, टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर हो गया, विड्थ एक्सटेंड करना है, फ्लैक्स करना है, तो सब कुछ हैंडल किया जा सकता है. तो ये सब क्या लिखा जा रहा है यहाँ पर, ये सभी क्या है, क्लास के नेम है. आप देख सकते हैं ना, क्लास इक्वल टू लिखा जा रहा है, तो क्लास के नेम्स है. ऐसे ही बूटस्ट्रैप में भी क्लास के नेम पहले से डिफाइन है, बस आपको प्रॉपर्टी एक बार समझना होता है और उसके बाद आपकी चीज़ें बनती चली जाती हैं. आपको हर एक पार्ट के लिए CSS लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है. तो इसलिए ये दोनों जो है काफ़ी ट्रेंडिंग है. बट दोनों का यूज़ कहाँ कहाँ पर है. बूटस्ट्रैप का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वेबसाइट्स बनाने के लिए, ठीक है. ऐसा नहीं कि वेब ऐप में यूज़ नहीं हो सकता, होता है. बट टेलविंड का वेब एप्लीकेशंस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. अब वेब एप्लीकेशंस और वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है. बहुत सारे ब्रांड्स क्या होते हैं कि भाई उनका इतना बजट नहीं होता है बिगिनिंग में कि वो डेडिकेटेड मोबाइल ऐप्स डेवलप कराएं. मोबाइल के लिए अलग, iOS और एंड्रॉयड के लिए अलग अलग, और वेबसाइट अलग. सो ऐसे सिनेरियो में कंपनीज क्या करती हैं, वेब एप्लीकेशंस बनवाती हैं. वेब एप्लीकेशंस का फ़ायदा क्या होता है कि भाई आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आप अपने एंड्रॉयड ब्राउज़र में अमेज़ॉन चलाते हो, अपने गूगल चलाते हैं, गूगल क्रोम के अंदर जाके आप अमेज़ॉन का कोई प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं और वो जैसे आप टैप करते हैं वो ऐप के ऊपर खुलता है, ठीक है. अगर नहीं होगा तो वो इंस्टॉल करने के लिए बोला कि इंस्टॉल है ना. मैं नहीं चाहता इंस्टॉल करना, मेरे हो सकता है फ़ोन में स्पेस ही ना हो, तो मोबाइल में वो आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे. तो आपको क्या होता है इस केस में, वेब एप्लीकेशन सपोर्ट कर जाता है. सो जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे यहाँ पर एक स्विगी के नाम से वेबसाइट होती है. इसका मोबाइल ऐप भी आता है, इसका वेब ऐप भी अवेलेबल है, प्लस इसके अंदर आपको वेबसाइट भी देखने के लिए मिल जाती है. सो जनरली जब भी आप किसी वेबसाइट को एक्सपीरियंस करते हो रेस्पॉन्सिव फॉर्म में, जैसे कि हम लोग फ्लिपकार्ट की बात करें, तो आप यहाँ नोटिस करेंगे जब मोबाइल मोड में हम लोग लेके जाते हैं इस डिज़ाइन को, तो यहाँ पर आपको एक बर्गर आइकन दिखाई देगा और यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल्स मिल रहे हैं देखने के लिए. सो ये मोबाइल ऐप नहीं है, ये मोबाइल के अंदर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो गई हमारी. इसी तरह से अगर हम लोग स्विगी के साथ ट्राई करते हैं, सो स्विगी में वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं हुई है, आपका ये वेब ऐप खुल गया. देखो नीचे दिखाई दे रहा है स्विगी और सर्च, डिफरेंस हो जा रहा है. सो ये होता है वेब ऐप्स. यानी कि अगर iOS यूज़र है या एंड्रॉयड यूज़र है, मेरा जो डिज़ाइन होगा ऑटोमेटिकली उस डिवाइस के अकॉर्डिंग खुद से सेट हो जाएगा. देखो वेबसाइट को अगर समझना है तो फ्लिपकार्ट के अंदर जितने भी हमारे कंट्रोल थे सारे ऊपर दिखाई दे रहे हैं आपको. ये आपके लार्ज स्क्रीन पर भी सेम है और मोबाइल स्क्रीन में भी सेम है. बट स्विगी के अंदर आपको जो कंट्रोल ऊपर आ रहे थे वो कहाँ गए, नीचे आ गए हमारे. तो जनरली जब आप कोई ऐप चलाते हो तो आपको ट्रिगर नीचे ही मिलते हैं ना, कि आपको कैटेगरी में जाना है या होम में जाना है, जिसमें भी आप जाना चाहते हो उस तरह की चीज़ें. तो स्विगी ये कहता है कि आपको अगर मेरे प्लेटफॉर्म से कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है. करना चाहो कर लो, बट आप बिना इंस्टॉल किए भी चेकआउट कर सकते हो. बस अपना अकाउंट बनाइए सीधे और कर लीजिए. अब जैसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स कौन लोग फेस करते हैं, आईफोन यूज़र. हमारे यहाँ पर इंडिया में अगर मैं क्या होता है उनकी भी अगर 50% लोग आईफोन चला रहे हैं तो वो चलाते ज़रूर है लेकिन ख़रीदते 128 GB वाला ही है. प्रॉब्लम क्या, आईफोन का नाम हो गया, किसी को क्या पता चला बाहर से देखने में 128 GB है, 256 है, 512 1 TB है, नहीं पता चलता ना कुछ भी ऐसा. तो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा स्पेस का क्रंच उनके पास होता है. अगर उन्हें कोई नया एप्लीकेशन चलाना तो पहले वाले को इंस्टॉल करो. वो एंड्रॉयड की तरह भर भर के एप्लीकेशन नहीं डाल सकता ड्यू टू स्पेस. अब एंड्रॉयड यूज़र के पास क्या होता है, उससे कम में 256 GB का भी वेरिएंट मिल जाता है उसको, और बहुत ही नॉमिनल रेंज के अंदर अवेलेबल है.
सो आईफोन वाले यूज़र्स के लिए सबसे बढ़िया क्या रहता है, वेब एप्लीकेशंस। यानी कि अगर वेब ऐप होगा तो मुझे इंस्टॉल नहीं करना है, मुझे बिना किसी अपने इंपॉर्टेंट ऐप को इंस्टॉल किए मैं अपना काम कर सकता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर बेनिफिट आता है। अब देखो इसमें दोनों का ही फ़ायदा है, iOS यूज़र का ही फ़ायदा हो रहा है, प्लस जो वेबसाइट बना रहा है पर्सन अपने लिए उसको भी बेनिफिट हो रहा है। क्योंकि एक iOS और एंड्रॉयड के लिए अगर हम लोग ऐप बनाने की बात करते हैं, सो अगर मैं बिल्कुल बेकार ऐप की बात करूँ तो 1.5-2 लाख रुपए कहीं नहीं गए। एक मोबाइल ऐप बनाने में इतना खर्चा आता है। और एक अगर थोड़ा सा अगर आप मीडियम रेंज की अगर ऐप बनाने जा रहे हो तो 10 लाख रुपए में आईफोन की ऐप बन के तैयार होती है। काफ़ी एक्सपेंसिव है। हो सकता है किसी का इतना बजट ही ना हो, वो पूरा अपना बिजनेस मॉडल के लिए इतना फंड लेके चल रहा हो कि भी एक वेबसाइट बनाएंगे और उसके बाद में जब कुछ इनकम स्टार्ट होगी, लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उसके बाद लेटर ऑन देखेंगे कि डेडिकेटेड ऐप देना है या नहीं देना है। इसी वजह से आज की डेट में सो मैनी ब्रांड्स अगर आप देखोगे वो सब क्या है, शॉपिफाई के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। शॉपिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ई कॉमर्स लॉन्च करना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। आप बहुत ही मिनिमम नॉलेज के साथ जाके वहाँ पर अपना स्टोर वगैरह बना के प्रोडक्ट को सेल वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे हाल फिलहाल में मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनी आई हैं, जैसे लिटिल जॉय अगर आप देखोगे, ठीक है। सो ये एक साइट हम अगर हम लोग यहाँ देखें तो ऐसी बहुत सारी मैं आपको साइट्स के एग्जांपल दे सकता हूँ जिनका लुक एंड फील आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, जैसे फॉर मैन करके एक आपको अब मिल जाएगा वेबसाइट, ये वेलनेस के अंदर है। एक आपको और वेबसाइट इस तरह का मैं दिखाता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे आपको चेक कराता हूँ जरा, इसमें आते हैं, कंट्रोल यू प्रेस करेंगे और यहाँ हम लोग सर्च करेंगे। ओह, ब्राउज़र ही क्रैश हो गया। रीनेम किया हुआ है इन लोगों ने, नहीं तो पहले इस पर विजिबल हो जाया करता था हमारा। इसको कंट्रोल यू कर लेते हैं एक बार। क्या दिखाई दे रहा है, शॉपिफाई दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत इजीली हम लोग कोड में जाके पता लगा सकते हैं पीछे कि कौन सा प्लेटफॉर्म किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। लिटिल जॉय ने हटा दिया है, बट पहले इनका भी अवेलेबल हुआ करता था इस तरह से। तो इसमें क्या है, इस तरह की वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आपको एक थीम बाय करना होता है, एक शॉपिफाई का अपना डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म आता है। आप यहाँ जाइए और यहाँ से आप सारी चीज़ आके प्लान एंड प्राइसिंग, यहाँ से अपना वेबसाइट वगैरह, इवन फ्री ट्रायल आपको ये 10 दिन का देता है। तो अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो फिर आप फर्दर पेमेंट करके अपना स्टोर ऑनलाइन लेके आ सकते हो। ठीक है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं, मतलब 30-40 हज़ार रुपये में आपका सारा काम हो गया इसके अंदर। एक बार जब आपके पास सेल्स जनरेट हो जाए, बढ़िया ब्रांडिंग वगैरह कर लो, उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब बात की जाए कि भाई फिर बाकी लोग कस्टम क्यों बनाते हैं। देखो, इस तरह की जो वेबसाइट शॉपिफाई वगैरह पर बनती है, इनका ना जो विजिटर ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा नहीं होता। जैसे भी फ्लिपकार्ट अपना निकालता है ना बिग बिलियन डेज या फिर बिग बजट डेज एग्जांपल के लिए कैंपेन, तो पैन इंडिया से ट्रैफिक आता है। लेकिन इन एप्लीकेशंस के ऊपर इतना ट्रैफिक नहीं है कि भाई पता चला पूरी वेबसाइट ही क्रैश कर जाए। तो यहाँ पर जो लेने वाले लोग हैं वो 150 लोग हैं जो ऑर्डर अपना प्लेस कर रहे हैं और ये इसको धीरे धीरे फुलफिल कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट पे एक दिन में लाखों ऑर्डर प्लेस होते हैं। मैं बहुत छोटा नंबर बता रहा हूँ, इतना ऑर्डर इनको पर डे का रिसीव होता है फ्लिपकार्ट के अंदर। तो जहाँ पर आपके बजट का क्रंच हो और आपको कस्टम में एक अपना वेबसाइट बनाना है तो बूटस्ट्रैप एंड टेलविंड बेस्ट चॉइस बन जाते हैं। ठीक है, तो बढ़िया ब्रांड कभी भी ना उस पर नहीं जाते। जैसे शॉपिफाई हो गया, वर्डप्रेस हो गया, वो उसको प्रेफर नहीं करते। वो चाहते हैं कि लाइट वेट चीज़ें बन के तैयार हो। इसको ऐसा समझो, कोई भी जब हम लोग ऐसा प्लेटफॉर्म शॉपिफाई जैसा ले लेते हैं, वर्डप्रेस जैसा लेते हैं, मान लो उसके अंदर 100 चीज़ें हैं, आपके काम की उसमें से 10 ही चीज़ें हैं, तो बाकी 90 का लोड अननेसेसरी आपके सर्वर के साथ जुड़ा हुआ है। और लेकिन अगर कस्टम बनवाओगे पैसे ज़्यादा लगेंगे, लेकिन वेबसाइट पर 10 चीज़ें अगर मेरे काम की तो 10 का ही लोड कंसिडर होगा, तो वेबसाइट काफ़ी लाइट वेट हो जाती है।
जब यूज़र उसको रिक्वेस्ट करता है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर, ये तो हो गया फ्रेमवर्क्स, और ये आपके कोर्स में दिया हुआ भी है, डिग्री में नहीं आता है फ्रेमवर्क। जो UI UX या फिर वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंटल कैंडिडेट्स हैं वो बूटस्ट्रैप सीखेंगे। सो बात करते हैं फ्लॉट लेआउट। फ्लॉट क्या होता है? सो फ्लॉट जैसे कि हमने बताया था आपको, पोजीशनिंग के लिए पहले सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था, लेकिन जब तक हमारे पास कोई और दूसरा अदर ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, तो 2012 तक जो वेबसाइट्स बनती थी वो आपकी फ्लॉट से ही बनाई जाती थी। 14th में आगे थोड़ा सा बिल्कुल एकदम रिस्ट्रिक्ट हो गया कि भाई अब नहीं बनाना, अब फ्लैक्स वगैरह के साथ काम कंटिन्यू करेंगे। So it is common to do entire web layouts using the float property. Float is easy to learn. You just need to remember how the float and clear properties work. Disadvantages क्या हैं? Floating elements are tied to the document flow which may harm the flexibility. यानी कि responsive में हैंडल करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने न जाने कितनी वेबसाइट बनाई है फ्लॉट के अंदर, रिस्पॉन्सिव भी, इवन मैं आज भी सिखाता हूँ बच्चों को, आना चाहिए। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। चलो पहले आउटपुट देखते हैं, फिर इसको समझेंगे हम लोग कि क्या कौन सा पार्ट क्या काम करता है। सो हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, यानी कि हमने एक हेडर बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने एक हेडिंग का यूज़ किया, टेक्स्ट लाइन सेंटर किया है, पैडिंग वगैरह का हमने यूज़ किया उसके अंदर, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक मेन कंटेनर है यहाँ पर, जिसके अंदर हमने एक लेफ्ट साइड बार और एक राइट वाला पार्ट हमने डिफाइन किया, और नीचे हमने क्या डिफाइन किया, फुटर। तो यानी कि अगर कोड पे एक नज़र डाली जाए तो क्या देखते हैं हम लोग? सबसे पहले हेडर टैग, ठीक है, जिसके अंदर H2 अवेलेबल है। फिर हमने एक सेक्शन डिफाइन किया जिसके अंदर नैव अवेलेबल है, नैव के अंदर UL अवेलेबल है। फिर हमने आर्टिकल डिफाइन किया जिसके अंदर हमारा हेडिंग और पैराग्राफ्स अवेलेबल हैं। और लास्ट हमने क्या डिफाइन किया है, फुटर। बिल्कुल सिमेंटिक जो एक स्ट्रक्चर पेज का होना चाहिए, सबसे टॉप में हेडर, सबसे नीचे फुटर, और इन बिटवीन सेक्शन। और सेक्शन के अंदर दो पार्ट, नैव एंड आर्टिकल। ये हमारे पेज का स्ट्रक्चर है जो आप यहाँ देख रहे हैं इसको इस तरह से। सो अगर हम लोग इसको रिसाइज करें तो हम क्या चाहेंगे कि भी अगर मोबाइल मोड में इसको देखा जाए तो नेविगेशन ऊपर हो जाए और टेक्स्ट उसके नीचे आना चाहिए। तो यहाँ से मोबाइल मोड अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो क्या दिखाई देता है? सबसे ऊपर हेडर, उसके नीचे लिंक्स, उसके नीचे कंटेंट और उसके नीचे फुटर। यही एक स्ट्रक्चर होगा। ऐसा तो आप चाहोगे नहीं कि पेज आपका मोबाइल में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल हो, क्योंकि कोई भी विजिटर हॉरिजॉन्टल एक्सपीरियंस नहीं करता, वो वर्टिकल स्क्रॉलिंग कर रहा होता है पेज में। तो इसके लिए क्या किया गया है, इसके कोड पे अगर एक नज़र डाली जाए तो सबसे पहले आप देखोगे हमने स्टाइल टैग का यूज़ किया है। स्टाइल टैग का यूज़ मीन्स इंटरनल CSS। फिर हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी डिफाइन की है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्या करता है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट में पैडिंग पास करते हो, मान लो कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी विड्थ है 300 पिक्सल, और अगर आपने उसमें पैडिंग डाल दिया लाइक 50 पिक्सल्स, तो वो 50 पिक्सल्स चारों साइड से कंसिडर होगा, यानी कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो बॉर्डर बॉक्स का काम क्या होता है कि अगर मेरा कोई एलिमेंट 300 पिक्सल का है और पैडिंग भी अगर मुझे लगाना है तो मेरी विड्थ 300 ही रहे, वो 300 की जगह 400 ना हो जाए, क्योंकि हमने 50 की बात की ना, तो 50 लेफ्ट में भी आएगा, 50 राइट में भी आएगा। तो पैडिंग हमेशा एड ऑन होता है। इसको प्रैक्टिकली अगर समझना चाहते हो तो समझते हैं ज़रा। यहाँ पर एक नोट पैड बनाइए, हम इस URL को कॉपी करेंगे, ओपन करेंगे यहाँ पर, और फुटर के नीचे हम कुछ डिप बना लेते हैं। क्लास ठीक है, अब आपने क्लास डिफाइन कर लिया। अब इससे रिलेटेड हम लोग ऊपर जाके एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं, box1 एंड box2। यहाँ पर जाके हम लोग डिफाइन करेंगे डॉट example1। इसका विड्थ है हमारे पास लाइक 300 पिक्सल, और हाइट हमारे पास लाइक 100 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे कुछ डिफाइन कर देते हैं, FC0। दिस वन example2, एंड यहाँ पर हमने डिफाइन किया। चलिए ब्राउज़र में आते हैं और अपने पेज को रीलोड कर लेते हैं। दोनों बॉक्सेस सेम साइज़ के। अब हम लोग सेकंड बॉक्स में डिफरेंस समझने के लिए क्या करते हैं, ऑफर करते हैं इसको पैडिंग, ठीक है। और पैडिंग हमने कितना डिफाइन किया यहाँ पर,
लाइक 50 पिक्सल। तो देखो पैडिंग अप्लाई हो गया, 50 फ्रॉम लेफ्ट 50 फ्रॉम टॉप, बट मेरी विड्थ में कोई चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ है, बॉर्डर बॉक्स। अब मैं उस बॉर्डर बॉक्स को ज़रा बंद कर देता हूँ यहाँ से। अब आप देखिएगा क्या होता है, यानी कि जो 300 पिक्सल था अब वो 400 पिक्सल हो चुका है, क्योंकि वही 50 पिक्सल्स अगर लेफ्ट से है वही 50 पिक्सल राइट से भी अप्लाई हुआ। तो यानी कि विड्थ थी 300, तो 50 फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम राइट, तो 100 पिक्सल्स प्लस 300 पिक्सल, टोटल बन गया 400 पिक्सल्स। तो जब भी ध्यान रखना है आपने पैडिंग का इस्तेमाल करना है तो आपने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का इस्तेमाल करना है, नहीं तो आपका पैडिंग जो होगा वो टोटल विड्थ में ऐड होगा, और हम नहीं चाहते वो टोटल विड्थ में ऐड हो। तो पुराने टाइम में क्या, जब तक HTML5 नहीं आया था तो इसका सॉल्यूशन क्या होता था, तो बस इसका एक ही जुगाड़ होता था कि अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं था तब, तो यहाँ पर हम लोग इसको ऑलरेडी 100 पिक्सल कम का बनाते थे। अब ये उतना ही आएगा। तो यानी कि मेरे लिए डबल कैलकुलेशन हो गया ना, कि भाई मैं जितना पैडिंग डालने वाला हूँ विड्थ में से मुझे पहले ही उतना लेस करके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो क्लाइंट ने चेंज करा दिया कुछ, तो बार बार आप कैलकुलेट करते ही रह जाओगे। सो बॉर्डर बॉक्स आने से क्या फ़ायदा हुआ कि भाई आपको कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना, जितनी पैडिंग डालनी डालो, एलिमेंट उतनी ही विड्थ में कंसिडर होगा। ठीक है, सो बेनिफिट समझ में आया बॉर्डर बॉक्स क्या काम करता है। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ये जस्ट आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए था। चलिए वापस से सब अपनी जगह पर। तो पहला पार्ट क्लियर, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, स्टार एस्ट्रिक जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि इसका मतलब ये होता है HTML में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप यूज़ करने जा रहे हैं, अगर कहीं भी आप अगर पैडिंग डालेंगे तो उसकी पैडिंग को हम नल और वॉइड कर देंगे, मतलब वो विड्थ में ऐड नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या बोला हमने, बॉडी टैग, यानी कि पूरी डिज़ाइनिंग किस में होती है, बॉडी एलिमेंट के अंदर। हमने बॉडी को क्या बोला कि जो भी आप लिखें वो एरियल में ही आना चाहिए। अगर एरियल ना मिले तो किस में आना चाहिए, हेल्वेटिका में आना चाहिए। अगर ये दोनों ना मिले तो कोई भी कंप्यूटर में सेंसरी फॉन्ट हो वो आना चाहिए आपका। यानी कि ये क्या हुआ हमारा फॉल बैक। मान लो कि किसी विजिटर के पास एरियल फॉन्ट नहीं है तो हेल्वेटिका होगा, अगर वो भी नहीं है तो सेंस सेरिफ कंप्यूटर से कोई भी फॉन्ट ढूंढ के उसको रिप्लेस कर दो, बट सेंस सेरिफ ही होगा, सेरिफ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 5 तरह के फॉन्ट होते हैं, सेरिफ, सेंस सेरिफ, मोनोस्पेस, कर्सिव एंड फैंटेसी। इस तरह से टोटल 5 फॉन्ट होते हैं हमारे पास। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो सेंस सेरिफ फॉन्ट का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टैग है, हेडर। हेडर टैग में हमने बोला बैकग्राउंड कलर हमारा ग्रेइश होना चाहिए, पैडिंग 30 पिक्सल्स का होगा, टेक्स्ट सेंटर में आएगा, फॉन्ट साइज 35 होगा, कलर क्या होगा, वाइट। यही आपको देखने के लिए मिल रहा है ना। फिर हमने क्या बोला, नैव। नैव किसके अंदर डिज़ाइन किया हम लोगों ने, यहाँ पर आप नोटिस करें नीचे एक सेक्शन के अंदर डिज़ाइन है। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं यहाँ पर कि नैव और जो उसके आगे हमारा आर्टिकल है दोनों एक दूसरे के साइड बाय साइड हो, है ना। तो हमने नैव को क्या बोला ऊपर कि नैव जो हमारे पास है उसका फ्लॉट क्या होगा, विड्थ स्क्रीन का टोटल 30% और हाइट कितना होगा 300। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, ओनली फॉर डेमोन्स्ट्रेशन शुड बी रिमूव बैकग्राउंड कलर और पैडिंग। ये हमने जस्ट आपको अलग से हाईलाइट करने के लिए डाला है इधर। अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप कलर को डिसकंटिन्यू कर सकते हो। ये मैं जस्ट आपको रेंज बता रहा हूँ कि स्क्रीन का 30% इसने ऑक्यूपाइड किया हुआ है। इसी तरह से जब हम लोग बात करते हैं नैव के अंदर जो हमने ULLI यहाँ पर मेंशन किए हैं, क्योंकि जब भी आप कोई वेबसाइट बनाएंगे नैव टैग होगा, नैव के अंदर UL और LI, UL फॉर अनऑर्डर लिस्ट, LI फॉर लिस्ट आइटम। तो नेविगेशन ULLI से ही क्रिएट होता है। सो हमने इसको क्या यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कि जो भी हमारा नैव के अंदर UL है उसका एक तो बुलेट्स जो आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क, उसको क्या कर दो, नन। तो लिस्ट स्टाइल टाइप क्या हो गया हमारा, नन हो गया, यानी कि जो डॉट्स आएंगे बुलेटेड फॉर्म में वो रिमूव हो जाए। UL में बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग होता है, तो हमने उसके वाला पैडिंग को 0 कर दो। यानी कि जब भी आपने नोटिस किया हमने ULLI लिखते हैं तो हमेशा आइटम्स होते हैं वो अंदर की तरफ आते हैं, तो पैडिंग 0। फिर हमने यहाँ पर डिफाइन किया आर्टिकल टैग जो कि नेक्स्ट टू नैव टैग है आपका, उसका भी फ्लॉट हमने क्या रखा है, लेफ्ट, पैडिंग 20, 30% यहाँ था, 70% यहाँ हो गया, टोटल कितना हो गया अब 100%।
ठीक है, अगेन हमने इसको भी एक बैकग्राउंड कलर और एक हाइट हमने यहाँ पर ऑफर किया ताकि दोनों इक्वल हाइट में हमें डिस्प्ले हो। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिखा, सेक्शन। सेक्शन यानी कि जिसके अंदर हमने इन दोनों को डिफाइन किया हुआ है। तो जब भी आप फ्लॉट लेफ्ट लगाएंगे आपको ये ध्यान रखना है कि पेरेंट के ऊपर यानी कि जो हमारा सेक्शन टैग है आपने उसको ध्यान देना है। क्या लिखेंगे, आफ्टर सूडो, 2 कॉलम्स के साथ हमने आफ्टर लिखा है, यानी कि सेक्शन टैग के बाद क्या होगा, हमने बोला सेक्शन के बाद में जो भी कंटेंट है, ठीक है, डिस्प्ले टेबल और क्लियर क्या कर देंगे, बोथ। नहीं तो फ्लॉट की जो कंटिन्यूटी है वो अभी भी चल रही है, यानी कि जब मैं फुटर टैग डालूंगा तो वो मेरा सेक्शन के नीचे चला जाएगा। बट अगर आपने ये मेंशन कर दिया तो आपको फुटर क्लियरली अलग विजिबल होगा। चलो मैं इसको हटा के दिखाता हूँ आपको क्या होता है। फर्ज कीजिए कि आपने इस पार्ट को डिफाइन नहीं किया, ठीक है, हमने इसको कट किया। अब आप ब्राउज़र में एक्सपीरियंस करें तो फुटर देखिएगा इसके नीचे चला जाएगा, चला गया ना। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे सेक्शन के बाद में जो भी नया एलिमेंट कॉल होगा वो हाइड हो जाए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने कोड में इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। अब मेरा कंटेंट प्रॉपर विजुअल हो रहा है। तो ध्यान रखना है, फ्लॉट के केस में यही से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन अगर आपको प्रॉपर उसके एक एक कीवर्ड्स पता है तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मैनेजेबल नहीं है फ्लॉट। एक दौर था कि 2005 से लेके 2012-14 तक लोगों ने इसी में ही वेबसाइट्स डिज़ाइन किए। बस कंडीशन ये था कि प्रॉपर्टीज़ क्लियर होना चाहिए आपको। इसके बाद हमारा फुटर पार्ट है। अब जब मोबाइल मोड आता है, हमने बोला कि विड्थ अगर 600 पिक्सल्स तक रह जाती है तो उस केस में नेविगेशन और आर्टिकल जो 30 और 70 में डिवाइड कर रहे हैं वो दोनों अपने आप में क्या होता है, बस ये जैसे आपका मोबाइल मोड एक्टिव हुआ दोनों ने अपनी विड्थ को 100 कर लिया। तो यानी कि अगर मैं इसको बिना ऐसे आपको F12 करके दिखाता हूँ, यहाँ पर रेस्पॉन्सिव ऑन कर लेते हैं। अब आप नोटिस करना जहाँ जो वैल्यू लिखा हुआ है, एक मिनट दीजिए। यहाँ पर अगर हम लोग मैनुअली इसको अगर स्केल डाउन करते हैं तो वैल्यू नोटिस कीजिए कि जैसे ही हमारा 599 होता है या 600 पर आएगा तो ये अपना आप ही आपका 100% हो जाएंगे दोनों कॉलम। ये देखिए 600 होते ही आपका क्या हो जाता है, ये 100%, और 601 तक ये आपको 2 कॉलम में ही दिखने वाला है, ठीक है। और जैसे आपका 600 होगा 100%, क्योंकि यही तो हमने यहाँ पर कोड किया है कि जैसे हमारी विड्थ 600 पिक्सल की होगी ये आपका विड्थ जो है वो 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लैक्स बॉक्स। सो फ्लैक्स बॉक्स में भी सेम ही प्रॉपर्टीज़ हम लोग यूज़ करने वाले, सेम ही स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ करेंगे। डिफरेंस क्या आएगा, जहाँ पर आप डिफाइन कर रहे थे फ्लॉट वो रिप्लेस हो जाएगा फ्लैक्स के साथ। सो फ्लॉट के केस में आप यहाँ ध्यान दीजिए कि हमने जहाँ पर फ्लॉट का इस्तेमाल किया था वो एरिया थे हमारे नैब और आर्टिकल, और ये दोनों किसके अंदर कंटेन थे, सेक्शन के अंदर। तो आप देख सकते हैं सेक्शन को हमने ना तो कोई हाइट डिफाइन किया है ना ही कोई विड्थ डिफाइन किया है। अब की बार क्या होगा, जब हम लोग फ्लैक्स की बात करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे सेक्शन को हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, और सेक्शन के अंदर है हमारा अपना नैब टैग और आर्टिकल टैग। तो आप देख सकते हैं हमने सेक्शन को क्या बोला, डिस्प्ले फ्लैक्स, और जो हमारा नैब है हमने उसको क्या बोला, फ्लैक्स 1। इसी तरह से आर्टिकल को हमने क्या बोला, फ्लैक्स 3। 1 मतलब 100%, 3 मतलब 300%। तो यानी कि अब जब आप फ्लैक्स का एग्जांपल अगर ब्राउज़र में देखेंगे तो 1 वाले एरिया की विड्थ आपको कम मिलेगी, 3 वाले एरिया की विड्थ आपको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। हमने यहाँ पर 70% और 30% का कॉम्बिनेशन यूज़ ना करके क्या लिखा है, फ्लैक्स 3 फ्लैक्स 1। तो अगर मैं लिखता हूँ दोनों में 1-1 तो दोनों 50-50% एरिया डिवाइड करेंगे आपस में। बट अगर आप लिखते हैं 1 और 3 तो आप यहाँ पर देखेंगे 4 पार्ट जैसे हमारे हैं यहाँ पर, तो उसका आपको एक हिस्सा यहाँ पर दिखाई देगा 1 के अंदर, और इसके ट्रिपल टाइम जो विड्थ होगी वो आपकी आर्टिकल वाले सेक्शन की मिलेगी। बस आपको रिस्पॉन्सिव में क्या करना है कि जो फ्लैक्स का डायरेक्शन आपका रो होता है वो आपका कॉलम में कन्वर्ट होगा। और जैसे हम लोग यहाँ से इसको स्केल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कॉलम
ये कन्वर्ट हो जाता है रो से। तो ये फ्लैक्स बॉक्स है। इसी तरह से हमारे पास ग्रिड का भी एग्जांपल होता है। जब ग्रिड का टॉपिक आएगा डेडिकेटेड, तब ग्रिड की बात करेंगे किस तरह से ग्रिड हमारा वर्क करता है। सो ग्रिड में बेनिफिट क्या आता है? ग्रिड कहता है कि आपको एक और कंटेनर, जो इस सेक्शन हमने डिफाइन किया, इसकी भी नीड नहीं है। आप डायरेक्टली आर्टिकल और उसके अंदर का जो पार्ट है उसको हैंडल कर सकते हो सेक्शन को बिना डिफाइन किए। लेकिन फ्लॉट और फ्लैक्स में आपको कॉलम्स के लिए एक मेन कंटेनर की रिक्वायरमेंट आती है, ग्रिड में नहीं होती है। ग्रिड डायरेक्टली हैंडल होता है। रो में होता है। हाँ, मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, आपके ऐसे होते हैं रोज़, और अगर एक रो में मेरे मल्टीपल कॉलम्स आ जाते हैं तो भी वो आपका कॉलम में ही कंसिडर किया जाता है। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिव। तो जब भी हम लोग कोई वेब डिज़ाइन की बात करते हैं तो विजिटर टैबलेट भी हो सकता है, विजिटर लैपटॉप, डेस्कटॉप, टीवी वाला भी हो सकता है, या फिर मोबाइल। मोबाइल वाले यूज़र के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। सो मॉडर्न वेबसाइट डिज़ाइनिंग की प्रैक्टिसेस क्या कहते हैं कि एक वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली ज़रूर हो। और आज की डेट में गूगल ने, मतलब 2020 में अगर देखा जाए, पेंडेमिक के टाइम में गूगल ने बहुत क्लियर कर दिया था, क्योंकि पेंडेमिक में लोगों को डिजिटल का एक्चुअल पावर समझ में आया। क्योंकि जो लोग डिजिटल थे उनके लिए सर्वाइवल बहुत आसान था, जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं थे उनके लिए बहुत लॉसेज हुए उससे ज़्यादा। तो कुछ लोगों के लिए वहाँ अपॉर्चुनिटी थी, कुछ लोगों का वहाँ पर डेड एंड हुआ। ठीक है। सो अब पैंडेमिक जब स्टार्ट हुआ तो हर छोटे बड़े दुकानदार ने अपनी वेबसाइट्स को लॉन्च करना स्टार्ट किया। भाई इन्वेंट्री को माल लिस्ट करते हैं और बेनिफिट उठाते हैं, या फिर उन पर्सनस ने क्या किया, अपने आप को मार्केट प्लेस पर लिस्ट किया। सो गूगल ने एक बहुत क्लियर एक स्टेटमेंट दिया कि अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, सो मैं उसको सर्च में इंडेक्स ही नहीं करूँगा। यानी कि अगर कोई ढूंढेगा आपको तो आप मिलोगे नहीं। ठीक है, क्योंकि भाई गूगल का सीधा सा फंडा है कि उसका विजिटर एंड यूज़र जो है वो मोबाइल यूज़र है ना। तो वो मोबाइल पर अगर आपको ढूंढ रहा है और आप दिख नहीं हो तो फ़ायदा क्या उस चीज़ का, है ना। तो आपको मोबाइल पर दिखना बहुत ज़रूरी है, और मोबाइल पर आप नहीं, क्योंकि वेबसाइट का सीधा सा फंडा है मोबाइल फर्स्ट। गूगल ये कहता है कि अपने प्लेटफॉर्म के बेसिस के ऊपर कि मैं वर्ल्ड की 75 प्लस आई वॉल्स को कंट्रोल करता हूँ। आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो, मुझे सब पता है। ठीक है, क्योंकि जब आप फ़ोन चलाओगे तो मैं पिछले कैमरा से सब देख रहा हूँ, मैं अगले कैमरा से आपको देख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपने जिस दिन फ़ोन लिया तो आपने परमिशन मुझे दे रखी है। देख, हम पढ़ते थोड़ी ना, आई एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, नेक्स्ट। खैर इंटेल ने तो ऐसा प्रोसेसर भी बना दिया तकरीबन 5-6 साल पहले, कि आने वाला जो फ्यूचर है वो कुछ ऐसा होगा कि आप बस एक गियर होगा जो आपने पहनना है, और आप जो ब्रेन में सोच रहे हैं वो कंप्यूटर खुद करता जाएगा सारी चीज़ें। ये 5 साल पहले बन चुका है। क्या? वो तो सैमसंग 2013 में इंट्रोड्यूस करके बंद कर चुका है। तो सैमसंग ने एक सीरीज स्टार्ट की थी गैलेक्सी। तो गैलेक्सी की एक सीरीज थी उनकी एस, एस के अंदर उनका एक डिवाइस है S4, जो अपने ज़माने का 2013 में आईफोन से भी एक्सपेंसिव फ़ोन हुआ करता था, मैंने बाय किया। उसके अंदर क्या होता था कि आपका फ़ोन मतलब पूरा एयर जेस्चर पर था। मतलब अगर मुझे जूम आउट करना है तो मैं एयर में ही जूम आउट कर सकता था उसको, जूम इन करना है मैं एयर में ही कर सकता हूँ उसको। और अगर मुझे यहाँ पर अगर अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल करना है, लाइक मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, तो जैसे मेरी आई बॉल नीचे पहुँचेगा अपना पेज स्क्रॉल के ऊपर आ जाएगा। तो ये फीचर 2013 में सैमसंग ला के बंद कर चुका है, दुनिया को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले गया था। ठीक है, प्लस उस ज़माने में 2013 में उस फ़ोन के अंदर ये फीचर था कि मेमोरीज होती ना, कि भी मान लो कि आपका फ़ोटो कैप्चर हुआ, किसने किया, तो आप फ्रंट और बैक दोनों बंदों की फ़ोटो एक साथ ले सकते हैं, जो कैप्चर कर रहा है वो भी और जिसकी कैप्चर की जा रही है वो भी। प्लस उस दौर में ये फीचर भी आया था कि आप उसके अंदर वॉइस नोट भी छोड़ सकते हो फोटोग्राफ के अंदर, कि आप अगर कुछ बोल रहे हो वहाँ पर तो वो मोमेंट भी रिकॉर्ड होगा इसी के अंदर। डिसएडवांटेज कुछ नहीं है, कई बार क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ मार्केट में आ जाती है जिसके लिए लोग तैयार नहीं होते। ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप एक ऐसे इकोसिस्टम में कोई चीज़ लेके आ रहे हो जहाँ पर लोग उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, प्रिपेयर नहीं है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें आके जा चुकी, ठीक है, कि जो आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करती बट कभी हुआ करती थी। जैसे हम अगर देखें, एक टाइम था जब
हेलीकॉप्टर बनाने का बहुत बड़ा वो था क्रेज़ लोगों के अंदर। हर छोटा बड़ा बंदा ये चाहता है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसको ट्रैफिक ना झेलना पड़े और बंदा जा पाए। तो अब तो ये पूरा एक केबिन जैसा सिस्टम बना दिया गया। ये इसको भी काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, बट पहले के टाइम में क्या था, लोग एक पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने के लिए जैसे एक स्टैंड के ऊपर खड़े हुए उसी में प्रोपेलर होता था, ठीक है, उसको लेके लोग फ्लाई करके जाते थे। टेस्ट प्रोजेक्ट में रहा ये, बहुत लंबे टाइम तक चला भी, बट इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे आप जिस जगह पर लैंड करो, साइट अगर क्लियर नहीं है तो आप आस पड़ोस के लोगों को मार लिया करते थे। बहुत सारे हादसे हुआ करते थे। उड़ते वक्त आप किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से टकरा के, मे बी बर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर बड़े एक्सीडेंट्स हुए उस चक्कर में, तो वो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। देखो सीधी चीज़ है, जिस जिस इलेक्ट्रिक कार को आज हम लोग चला रहे हैं वो कभी सन 1800 में इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज की चीज़ें हैं, ये सब इंट्रोड्यूस हो चुकी है। लेकिन होता क्या है, बिजनेसमैन जो होते हैं वो आप तक सही चीज़ कभी पहुंचने ही नहीं देते। वो हमेशा वो चाहेंगे आप उसको यूज़ करें जिसमें उनका प्रॉफिट है। भाई सीधी सी बात है, गूगल ने एक ऐसा आज इकोसिस्टम बना दिया, उससे किसको फ़ायदा हो रहा है? गूगल को तो हो रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐड पहुँचाता है अपना। जेब में पैसा किसके आ रहा है, तुम्हारी या उनकी? उनकी। उसी तरह से अगर देखा जाए कि भाई जितने लोगों ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को उस ज़माने में चलने नहीं दिया, उनका सीधा सा फंडा ये था कि वो लोग ऑयल के ऊपर पैसा कमाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो वो लोगों ने वहाँ से धंधा कमाया। आज हम लोगों को ये लॉलीपॉप पकड़ाई जा रही है कि भाई आज आप ईवी व्हीकल चलाओ, ईवी चलाओ, ठीक है, लेकिन फिर से प्रॉब्लम तो बात वही आ गई घूम फिर के। अगर मैं पेट्रोल खरीदता हूँ वो भी 15 साल है, ईवी खरीदता हूँ वो भी 15 साल है, तो मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है? और मेरे को एक नया सर दर्द और एनजाइटी और चलते चलते कि भाई पता नहीं चार्जिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पेट्रोल में मुझे ये तो पता है कि भाई इस पॉइंट पर मुझे मिल जाएगा, या मुझे अपनी रेंज का पता होगा। ईवी की तो रेंज भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आपने लिया तो 600 किलोमीटर है, तुम्हारा ड्राइविंग एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट है, हो सकता है तुम थोड़ा हार्श पैडल करते हो तो तुम्हारी बैटरी पहले ख़त्म हो गई, तो तुम सोच के चलो भाई 600 किलोमीटर जाएगी जाएगी तो ही नहीं, वो बस इतना 300 किलोमीटर में ख़त्म हो जाए। तो हुआ ना एक और प्रॉब्लम। तो आप कितना भी इकोसिस्टम बना लो, लेकिन पॉइंट घूम फिर के वही आता है कि जब आप कहीं बाहर गाड़ी को चार्ज करते हो तो कॉस्ट घूम फिर के ऑयल वाली ही आ जाती है, फ्यूल वाली ही आ जाती है। सो अभी इकोसिस्टम इसके लिए है नहीं। और घर पे अगर आप सोचो कि टर्बो चार्ज कर लो, तो तुम्हारी उतनी औकात नहीं कि गाड़ी के साथ में वो थोड़ा टर्बो चार्जर अफोर्ड कर पाओ। क्योंकि अगर कोई कर भी लेता है, मैं ये नहीं कहता हर बंदा नहीं कर सकता, कुछ कर भी लेंगे, लेकिन एक आम आदमी तो नहीं कर सकता। एक 15 लाख की गाड़ी खरीदना ईवी के अंदर, टाटा नेक्सॉन जैसी, कौन सी अकलमंदी का काम है? भाई 5 लोगों ने बैठ के अगर जाना है तो वो तो 3-4 लाख वाली गाड़ी भी ले जाती है। और लोग कहते हैं वो सिक्योर है, ईवी है, सारी चीज़ें। भाई रोड पे निकलोगे तो एक्सीडेंट करने के लिए निकलोगे क्या? है ना? तो फिर फ़ायदा है नहीं। अब जैसे अडास एक नया फीचर लेकर आया हुआ है मार्केट के अंदर, आज के दिन लोग अडास के पीछे पागल हैं। उसके आने से ज़्यादा एक्सीडेंट होने स्टार्ट हुए, उससे एक्सीडेंट कम नहीं हुए, लोग और ज़्यादा केयरलेस। पहले तो होते ही थे, अब अडास के भरोसे बैठे। अडास सही से काम करता नहीं। जैसे एक्सयूवी 700 अडास फीचर के साथ इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, लोगों ने उसका नाम दिया इंडियन टेस्ला। अच्छी बात है, बट इंडियन रोड के ऊपर ये तो देखो वाइट मार्क्स होते हैं कि नहीं होते? जब रोड के ऊपर स्ट्रिप्स ही नहीं होंगे तो अडास सेंस कैसे करेगा वो किस लेन में चल रहा है? वो तो कहीं भी निकल लेता है। हाँ, यहाँ पर क्या था, आज एक रोड बनाई थोड़ी सी पैच में, उसके ऊपर बनाने के बाद 2 महीने बाद सोचेंगे इसको लाइन बनाएंगे, ठीक है। ऐसा सिस्टम है हमारे यहाँ। अब आप आराम से बैठो अडास के भरोसे कि ये संभाल लेगा, वो निकल जाता है खेतों में, किसी को नदी में लेके चला गया, कहीं जाकर रोल हुआ, कोई गाड़ी कुछ हो गया। अब काफ़ी लोग निकल लिए उसमें। तो ये हिंदुस्तान है, इसको किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने में 40-50 साल का टाइम लगता है, ऐसे नहीं होती चीज़। चलो टॉपिक पर आते हैं। Responsive web design is about creating web pages that look good on all devices. Or responsive web design will automatically adjust for different screen size and viewports. So what is responsive web design? So responsive web design is about using HTML and CSS to automatically resize, hide, shrink or enlarge a website to make it look good on all devices like desktop, tablets and phones. So example आप यहाँ देखें, इस तरह का हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर है जिसमें लेफ्ट और राइट में साइड है, टॉप में हेडर है, मिडल में हमारा कंटेंट है और नीचे हमारा फुटर अवेलेबल है। अगर हम इसको मोबाइल मोड पर लेके जाएं तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत इजीली आपका मोबाइल मोड में डिज़ाइन कन्वर्ट हो जाता है। टैबलेट पर अगर लेके आते हैं इसको तो टैबलेट के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है हमारा डिज़ाइन, है ना। अब देखो डेस्कटॉप पे हमने क्या रखा था, ये साइड बार ऊपर था, टैबलेट में जगह कम है तो हमने इसको नीचे लिया है। मोबाइल के अंदर बिल्कुल भी जगह आपकी कम हो गई तो यहाँ पर ये इसके नीचे चला गया मैटर, इस तरह से।
सो रेस्पॉन्सिव समझ में आ रहा है, अलग अलग स्क्रीन को डिटेक्ट करके वो अपने साइज को खुद से चेंज करेगा। सो सेटिंग द व्यू पोर्ट। सो जब भी आप रेस्पॉन्सिव डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको अपने हेड में व्यू पोर्ट को ऐड करना है। व्यू पोर्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि व्यू पोर्ट क्या काम करता है। अगर नहीं होगा तो कंटेंट इस तरह से जूम आउट हो जाएगा, होगा तो कंटेंट आपको प्रॉपर जूम इन होके डिस्प्ले होगा इसके अंदर। टू क्रिएट अ रेस्पॉन्सिव वेबसाइट ऐड द फॉलोइंग मेटा टैग टू ऑल योर वेब पेजेस। हेड में ये ऐड करना है, ठीक है। This will set the viewport of your page, which will give the browser instruction on how to control the page's dimensions and scaling. So here is an example of a web page without the viewport meta tag and the same web page with the viewport meta tag. So if you are browsing this page on a phone or tablet, you can click on the two links above to see the differences. So यहाँ पर हमने इसका एग्जाम्पल अपना बनाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं रेस्पॉन्सिव को। रेस्पॉन्सिव इमेजेस, आप स्ट्रक्चर के साथ साथ अपने ग्राफिक्स को भी रेस्पॉन्सिव बना सकते हो। सो यूजिंग द विड्थ प्रॉपर्टी, हम चाहते हैं कि स्क्रीन जितनी बड़ी हो इमेज उसके हिसाब से अप स्केल, अगर छोटी हो स्क्रीन तो डाउन स्केल हो जाए। सो इफ द CSS विड्थ प्रॉपर्टी सेट टू 100%, द इमेज विल बी रेस्पॉन्सिव एंड स्केल अप एंड डाउन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इमेज हमारा स्केल अप होकर दिखाई दे रहा है। हमने क्या लिखा है, विड्थ 100%। तो पूरे ब्राउज़र के विड्थ के अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया। हम स्केल डाउन कर रहे हैं, स्केल अप कर रहे हैं, हमारा कंटेंट उसके साथ साथ चेंज हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे यूजिंग दी मैक्स विड्थ। देखो विड्थ डालने से क्या हुआ, एक्चुअल में जो इमेज की विड्थ थी वो मात्र 500 बाय 600 पिक्सल थी, लेकिन जब हमने उसको 100% डाला तो इमेज बड़ा तो हुआ लेकिन क्वालिटी लॉस हुआ। सो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ विड्थ मैक्स विड्थ। सो इफ द मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी इज सेट टू 100%, द इमेज विल बी स्केल डाउन इफ इट हैज़ टू, बट नेवर स्केल अप टू बी लार्जर देन इट्स ओरिजिनल साइज। आप कभी नहीं चाहोगे कि आपकी इमेज जो साइज है उससे बड़ी हो, बड़ी होगी तो पिक्सलेट होगी, एक एंड यूजर का एक्सपीरियंस आप खराब करोगे। सो अब की बार हम लोग देख रहे हैं हमारा इमेज इस साइज में डिस्प्ले हो रहा है। सो चलिए इस बार हमने यहाँ पर जाके क्या करना है, रन एग्जाम्पल और कंट्रोल यू प्रेस करेंगे। हमने यहाँ पर जाके क्या डिफाइन किया, मैक्स विड्थ इज और हाइट ऑटो। सो क्या होगा कि अगर आप स्क्रीन को जूम आउट करते हो तो इमेज आपकी अपना आप देखो स्केल डाउन हुई, लेकिन अगर बड़ी करोगे स्क्रीन तो वो अपने ओरिजिनल साइज से बड़ी नहीं होगी। समझ गए? तो ये फ़ायदा आपको मिलेगा इसके अंदर। चलिए मोबाइल एक्टिव करते हैं तो वहाँ पर आप और ज़्यादा स्केल डाउन करके देख पाएंगे इसको, है ना। नेक्स्ट, शो डिफरेंट इमेजेस डिपेंडिंग ऑन ब्राउज़र विड्थ। तो ये मैं पिक्चर एलिमेंट आपको पढ़ा चुका हूँ, डेडिकेटेड पूरी एक क्लास मैंने आपको दी थी पिक्चर एलिमेंट की, जिसमें मैंने आपको फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दिया था कि वो अलग अलग साइज़ के ऊपर कैसे इमेजेस को मैनिपुलेट करता है। So the HTML picture element allows you to define different images for different browsers window sizes. Resize the browser window to see how the image below changes depending on the width. So यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारे पास 3 different images अवेलेबल हैं। फोर्थ मैंने यहाँ पर इसलिए डिफाइन किया, अगर मान लो पिक्चर एलिमेंट किसी भी ब्राउज़र में एक्सेप्टेबल नहीं है तो कुछ तो आना चाहिए, ठीक है। सो चलिए रन करेंगे एग्जाम्पल। अब आप यहाँ पर देखिए जैसे जैसे आप स्क्रीन को चेंज करेंगे तो मोबाइल में अलग, टैबलेट में हम एक्सपीरियंस करेंगे एक डिफरेंट इमेज, और लार्ज डिस्प्ले पर हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे एक अलग इमेज, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे उसकी विड्थ थोड़ा कम है इसलिए वो आपको नहीं मिला। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने क्या डाला है, मैक्स विड्थ 600, मैक्स विड्थ 1500, और अगर इनके अलावा अगर साइज जाता है तो मेरी फ्लावर वाली इमेज यानी कि वाली इमेज दिखाई देगी, ठीक है। तो 1500 पिक्सल्स तक ये वाला इमेज रहेगा यानी कि, ठीक है, और यहाँ पर स्मॉल पर ये वाला इमेज। सो अभी जब हमने यहाँ से अपना मोड एक्टिवेट किया था ये वाला, तो यहाँ पर आप देखोगे मैकबुक की जो विड्थ है वो कितनी है 1280, और हमने 1500 पिक्सल तक लॉक करके रखा है इस वाली इमेज को, तो इसलिए हमारा लार्ज वाला इमेज यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुआ। तो लार्ज वाला इमेज 1500 पिक्सल्स के बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। बात करते हैं रेस्पॉन्सिव टेक्स्ट साइज, यानी कि फॉन्ट को भी आप रेस्पॉन्सिव कर सकते हो। द टेक्स्ट साइज कैन बी सेट विद द
VW मतलब viewport width unit, which means the viewport width. That way the text size will follow the size of the browser window. हमने यहाँ पर डिफाइन किया स्टाइल इक्वल टू 10 VW. अब आप यहाँ देखेंगे टेक्स्ट काफ़ी लार्ज है. अगर आप स्क्रीन को स्केल डाउन करते हैं टेक्स्ट अपना स्केल डाउन हो जाएगा. टैबलेट पर आएंगे टैबलेट के हिसाब से हो जाएगा. मैकबुक पर आएंगे मैकबुक के हिसाब से आपको दिखाई देगा. और अगर मेन डिस्प्ले पर आएंगे तो उसके हिसाब से आपको दिखाई देगा. ये जस्ट एक एग्जांपल है. इतना बड़ा टेक्स्ट हम लोग वेबसाइट में यूज़ करते नहीं है. ठीक है, बस हम यहाँ पर समझना चाह रहे हैं कि VW करता है क्या है. यानी कि जितनी आपके पास अवेलेबल विड्थ है या जितना विड्थ में आपका ब्राउज़र है उसी के हिसाब से आपका टेक्स्ट का साइज़ होगा. सो व्यूपोर्ट इज़ अ ब्राउज़र विंडो साइज 1 VW मतलब 1%. ठीक है, ऑफ व्यूपोर्ट विड्थ. If the viewport is 50 centimeter wide, which means 1 VW is 0.5 centimeter. बात करते हैं मीडिया क्वेरी. सो मीडिया क्वेरी जो कि मैंने आपको पहले भी दिखा दिया है कि अगर हम लोग 600 पिक्सल पर होंगे तो क्या होगा. जो हमने उससे पहले रिस्पॉन्सिबल एग्जांपल देखे फ्लैक्स और फ्लॉट के अंदर, वहाँ मीडिया क्वेरी का हमने यूज़ किया हुआ था. सो इन एडिशन to resize text and images, it is also common to use media query in responsive web pages. With media queries, you can define completely different styles for different browser sizes. Example, resize the browser window to see that the 3D elements below will display horizontally on large screen and stack vertically on small screen. So हमारे पास लेफ्ट और राइट दो क्लास हैं जिसमें हमने क्या लगाया फ्लॉट लेफ्ट और विड्थ कितना रखा हुआ है 20%. एक हमारे पास मेन है जिसके हमने विड्थ कितना रखा हुआ है 60%. तो लेफ्ट और मेन की विड्थ कितनी 20, 20 प्लस 20 कितना हो गया 40, 40 प्लस 60 कितना हो गया 100. तो हमने क्या बोला जब मोबाइल मोड आएगा तो ये 100% हो जाए तीनों अपने आप में. तो चलो चला के देखो. लेफ्ट और राइट 20-20%, मिडल वाला पार्ट ठीक है 60%. जैसे ही मोबाइल मोड आया तीनों 100%. तो हमने कोड क्या लिखा होगा जाके देखिए. मैक्सिमम विड्थ 800 पिक्सल अगर होती है तो आपका ये 100% हो जाएगा. अदरवाइज आपके ये साइज आपके वर्क करेंगे. रेस्पॉन्सिव वेब पेज ये वैसे हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं बट आप फिर भी इसका यहाँ पर एक एग्जांपल देखें चला के कि भाई एक हमारे पास हेडर है लेफ्ट आप इसको 20% में कंसिडर करिए राइट को और मिडिल में आपका 60% है फुटर है. जैसे आप मोबाइल मोड में आएंगे तो देखिए हेडर उसके नीचे लिंक उसके नीचे मैटर उसके नीचे हमारा राइट साइड बार और उसके नीचे फुटर. सो ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है इसके अंदर. ज़रा ध्यान से अगर हम लोग स्ट्रक्चर पे एक नज़र डालें तो ये देखिए हमारे पास क्या है एक डिव, फिर दूसरा क्या हमारा मिडिल सेक्शन, तीसरा हमारे पास क्या है फुटर. मिडिल सेक्शन के अंदर हमारे पास दो कॉलम है ठीक है. फर्स्ट लेफ्ट के लिए जिसमें नेविगेशन है, फिर मिडिल वाला पार्ट मेन और फिर क्या हमारे पास राइट सेक्शन. तो ये किसके अंदर है डिव के अंदर है हमारे पास इस तरह से. बस ऊपर आपने जाके क्या करना है मेन्यू को बोला हमने फ्लॉट लेफ्ट होगा उसके अंदर जो ए टैग उसका स्टाइल वगैरह जो आप रखना चाहते हैं यानी कि इसकी बात हो रही है. इसके बाद जो मेन टैग है उसका फ्लॉट क्या रहेगा लेफ्ट, विड्थ कितना रहेगा 60, राइट वाले को हमने क्या बोला 20%. तो 20 यहाँ है 20 यहाँ पर कितना हो गया 40 और यहाँ पर कितना विड्थ है 60. सो आपका 100%. बस मोबाइल मोड आने पर क्या बोला हमने तीनों को मेन्यू जो है जो मेन वाला है आपका जो राइट वाला है आपका उन सबके विड्थ को 100% में कन्वर्ट करना है. तो जैसे मोबाइल मोड एक्टिवेट होगा ये आपके इस तरह से 100% में कन्वर्ट होंगे. हेडर और फुटर का इसमें कोई जिक्र नहीं है क्योंकि हेडर और फुटर के अंदर सिंगल रो पहले से ही है, उसमें कोई हमने डिवीज़न नहीं किया हुआ है तो इसलिए उसको आपने हैंडल करने की ज़रूरत नहीं होती है. सो इस तरह से आप इस लेवल तक पहुंच गए कि आप अपने छोटे छोटे पेज वगैरह ट्राई करके देखें कि भाई हमसे क्या रेस्पॉन्सिव बन रहा है या नहीं बन रहा है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं. ये आपका कंप्यूटर कोड. सो HTML contains several elements for defining user input and computer code. जैसे कि एक हमारे पास कोड टैग अवेलेबल है और हमने यहाँ पर लिखा है x = 5, y = 6 और z = हमने लिखा है x+y. सो आप यहाँ देखेंगे कोड टैग में हमारा जो फॉन्ट होता है वो चेंज हो जाता है. इसको हम लोग बोलते हैं मोनोस्पेस फॉन्ट जिसमें कोरियर न्यू आपका फॉन्ट होता है जिससे आपको इस तरह का स्पेस मिल जाता है. सो इसी तरह से आपको एक और मिलता है HTML में KBD फॉर कीबोर्ड इनपुट. सो द HTML KBD एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन कीबोर्ड इनपुट. द कंटेंट इनसाइड इज डिस्प्लेड इन द ब्राउजर्स डिफॉल्ट मोनोस्पेस फॉन्ट. सो हमने KBD कमांड के अंदर लिखा है Ctrl+S.
तो यहाँ पर आप देखें इस फॉन्ट का आपको टाइपोग्राफी डिफरेंट दिखाई देगा और इसका टाइपोग्राफी आपको डिफरेंट मिलेगा। तो ये क्या अगेन मोनोस्पेस फॉन्ट, जिनमें स्पेस ज़्यादा होता है, जैसे आपको यहाँ फील होगा डबल स्पेस लगा हुआ है, बट देखा जाए तो ये एक सिंगल ही स्पेस है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होता है सैम्प। ठीक है, तो HTML सैम्प एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन सैम्पल आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर प्रोग्राम। द कंटेंट इनसाइड इज डिस्प्लेड इन द ब्राउजर्स डिफॉल्ट मोनोस्पेस। सो आप यहाँ देखेंगे फाइल नॉट फाउंड जो हमने यहाँ लिखा हुआ है वो इस तरह से आपको मोनोस्पेस में दिखाई देगा। और हमने पैराग्राफ के अंदर सैम्प टैग का यूज़ किया हुआ है। तो हमने क्या लिखा, फाइल नॉट फाउंड, प्रेस F1 टू हेल्प या प्रेस F1 फॉर हेल्प, इस तरह से। तो अगर आपको कुछ आउट स्टैंड करके अगर आपने कोई चीज़ें लिखनी है जो टेक्स्ट में अलग से दिखाई दें, तो स्टैंड आउट कराने के लिए आपको इन टैग्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और नेक्स्ट फिर आप देखेंगे यहाँ पर कोड। तो ये जनरली बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती है जहाँ पर कोड के एग्जांपल्स अवेलेबल होते हैं, तो कोड क्लियरली हाईलाइट हो तो उसके लिए कोड एलिमेंट का ही हम लोग यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास क्या आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल यानी कि जो प्रपोज नेम हमारे होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा वेरिएबल्स यूज़ करते आए हैं, ऐसे आगे चल के जब आप यहाँ जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो वहाँ पर भी आपको वेरिएबल्स का यूज़ मिलेगा करने के लिए। सो ये भी मोनोस्पेस में ही आपका वर्क करता है। द HTML वेर एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन अ वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग और इन अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। द कंटेंट इनसाइड इज टिपिकली डिस्प्लेड इन इटैलिक। सो डिफाइन सम टेक्स्ट एज अ वेरिएबल इन अ डॉक्यूमेंट। हमने लिखा पैराग्राफ, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, हमने लिखा 1/2x वेरिएबल b। फिर हमने लिखा x h यहाँ पर हाइट के लिए, देन वेयर वेरिएबल b इज द बेस एंड h इज द वर्टिकल हाइट। तो जहाँ जहाँ पर भी आपका वेरिएबल होगा वो आपको इटैलिक होके अलग से हाईलाइट होगा। ठीक है, तो लुक लाइक इटैलिक है, बट इटैलिक के लिए हम लोग जैसे EM या आई टैग का इस्तेमाल करते हैं वो नहीं करना है। कि अगर आप चाहते हो कि मैथमेटिकली आपका ये कंसिडर करे ब्राउज़र, कोई आपने इक्वेशन वगैरह लिख दिया है या कोई आपने फार्मूला लिखा है तो ब्राउज़र मैथ के फार्मूला को ईजिली समझ पाए, तो आपने वेर में लिखना है उसको। ये नहीं कि इटैलिक दिख रहा है तो आई टैग या EM में किसी में भी लिख सकता हूँ या एड्रेस टैग के अंदर, नहीं करना वो काम। ठीक है, नेक्स्ट सिमेंटिक्स, जिसके हम लोगों ने पहले ही बात की, दोबारा से समझ लेते हैं। Semantic elements equal to elements with a meaning. So what are semantic elements? A semantic element clearly describe its meaning to both the browser and the developer. Examples of non-semantic elements, div and span. एक पूरी वेबसाइट को बनाने में div टैग का ही इस्तेमाल होता है, बट ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा कि ये div किस चीज़ के लिए आप यूज़ करें? क्या उसमें हेडर हमने बनाया, क्या फुटर हमने बनाया, क्या नैव हमने डिज़ाइन किया, क्या साइड बार है उसमें, क्या उसमें मेन सेक्शन है। तो जब तक हम लोग div इक्वल टू मीनिंगफुल क्लास उसको नहीं देते हैं, दिस इज़ अ हेडर, दिस इज़ अ मेन, दिस इज़ अ साइड बार, तब तक ब्राउज़र को क्लियरली पता नहीं चलता। और इसी वजह से बहुत सारे जो वेबसाइट्स होते हैं वो देखने में तो बहुत अमेजिंग होते हैं, बट उनका क्वालिटी स्कोर अच्छा नहीं होता है। अब ये क्वालिटी स्कोर क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, जब आप कोई गूगल ऐड अपने वेबसाइट के ऊपर रन करते हो तो गूगल आपको एक क्वालिटी स्कोर देता है कि आपकी वेबसाइट का क्वालिटी स्कोर कितना है, भाई आपने चीज़ों को कितना अच्छे से अरेंज करके रखा हुआ है। अगर आपकी चीज़ें सही तरीके से अरेंज नहीं होंगी, डिज़ाइन तो बना हुआ है लेकिन कोड में मुझे समझ नहीं आ रहा, तो गूगल आपका क्वालिटी स्कोर डाउन कर देगा। क्वालिटी स्कोर डाउन होने का मतलब क्या होता है कि आपको ऐड जब चलाओगे तो ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, और एंड यूज़र जब आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा तो उसको स्ट्रक्चर क्लियरली समझ नहीं आएगा, वो ऐड को देखेगा और वहाँ से बाउंस करके चला जाएगा। इससे क्या हुआ नुकसान, मेरा पैसा भी चला गया ऐड के अंदर, पैसा भी मैंने ज़्यादा पे किया और मैं यूज़र को भी रिटेन नहीं कर पाया। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जब भी आप सेक्शन बनाएं उसका एक मीनिंगफुल नेम हो। सो एग्जाम्पल ऑफ सिमेंटिक एलिमेंट्स, जैसे कि कहीं पर फॉर्म अगर बना है तो फॉर्म टैग, टेबल है तो टेबल, आर्टिकल है तो आर्टिकलर्स, दैट क्लियरली डिफाइंस इट्स कंटेंट, कि उनके अंदर क्या कंटेन हमने किया हुआ है। सो सिमेंटिक एलिमेंट्स इन HTML, ये HTML5 में इंट्रोड्यूस हुआ था। सो मैनी वेबसाइट्स कंटेन HTML कोड लाइक div id nav, div class header and div id footer to indicate navigation, header and footer. In HTML, there are some semantic elements that can be used to define different parts of a web page. तो जैसे कि हेडर के लिए आप हेडर डिफाइन करें, नैव बार के लिए नैव, सेक्शन के लिए सेक्शन, आर्टिकल अगर कोई लिख रहे हैं तो आर्टिकल, ए साइड यानी कि साइड बार, और फुटर के लिए फुटर। तो ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है हमारे पेज का। बट
ऐसी बहुत सारे टैग्स हमारे पास और भी अवेलेबल हैं इसके अंदर। सो जैसे कि आर्टिकल, ए साइट, डिटेल्स, फिगर कैप्शन, फिगर, फुटर, हेडर, मेन, मार्क, नैव, सेक्शन, समरी एंड टाइम। सो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई सिमेंटिक्स बताओ HTML के F5 के अंदर कौन कौन से टैग्स हैं। तो आपको ये टैग्स ज़्यादा तो नहीं लेकिन एटलीस्ट इतने तो पता ही होने चाहिए, सो दैट कि सामने वाले को आइडिया लग जाए कि आप सिमेंटिक का मतलब समझते भी हैं कि नहीं समझते हैं। तो बात करते हैं जैसे कि HTML सेक्शन एलिमेंट। सो देखो क्या होता है कि इससे डिज़ाइन में कोई खास फ़र्क नहीं आएगा, बट आपका जो कंटेंट उस एलिमेंट के अंदर होगा उसको ब्राउज़र बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता है। तो चलिए, द सेक्शन एलिमेंट डिफाइंस अ सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू W3C। अभी W3C क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जिनका एक HTML डॉक्यूमेंटेशन है कि अ सेक्शन इज अ थीमेटिक ग्रुप ऑफ कंटेंट टिपिकली विद अ हेडिंग। सो एग्जांपल ऑफ वेयर अ सेक्शन एलिमेंट कैन बी यूज, तो जैसे कोई चैप्टर है, कोई इंट्रोडक्शन है, कोई न्यूज़ आइटम है, कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पर आप सेक्शन टैग को ओपन करें पहले, फिर उसके अंदर डिफाइन करें चीज़ों को। अ वेब पेज कुड नॉर्मली बी स्प्लिट इनटू सेक्शंस फॉर इंट्रोडक्शन, कंटेंट एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। टू सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट, यस बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे हम डिफाइन कर रहे हैं पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन, सेकंड पार्ट में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कंटेंट को, इस तरह से। तो आउटपुट में मुझे कोई डिफरेंस पता नहीं चला, बट अगर हम लोग इसका सिमेंटिक यहाँ समझें तो सेक्शन के अंदर हमने चीज़ों को स्टोर करके रखा हुआ है। नेक्स्ट, आर्टिकल। द आर्टिकल एलिमेंट स्पेसिफाइज इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट कंटेंट। So an article should make sense of its own and it should be possible to distribute it independently from the rest of the website. Example of where to article element can be used, जैसे कि forum post, blog post, user comment, product cards and newspaper articles. So वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करें। So जैसे कि 3 articles with independent self contained content. जैसे कि एक आर्टिकल टैग में हमने आर्टिकल 1 को रखा हुआ है, सेकंड आर्टिकल में 2 है, थर्ड आर्टिकल टैग के अंदर आर्टिकल 3। सेपरेट इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन अलग अलग आर्टिकल में जाती है। यानी कि आप अलग अलग मुद्दे के ऊपर बात करें तो ये 3 अलग अलग मुद्दे 3 अलग अलग आर्टिकल में होंगे, ना कि एक ही आर्टिकल में आप लिखते चले जाएँ इसको। अगेन आपके कॉन्टेंट को बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर करेगा गूगल भी और ब्राउज़र भी। आउटपुट सेम ही रहेगा बट स्ट्रक्चर क्लियरली देखें, 1 आर्टिकल, 2 आर्टिकल एंड 3 आर्टिकल। नेक्स्ट बात करते हैं क्या नेक्स्ट कर सकते हैं हम लोग आर्टिकल के अंदर सेक्शन को कि नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। द आर्टिकल एलिमेंट्स स्पेसिफाइड इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट कंटेंट द सेक्शन एलिमेंट डिफाइंस सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट। सो कैन वी यूज द डेफिनेशन टू डिसाइड हाउ टू नेस्ट दोज एलिमेंट्स? नो, वी कैन नॉट। So you will find HTML pages with section elements containing article and article elements contain section. तो सेक्शन आर्टिकल को कंटेन कर सकता है और आर्टिकल सेक्शन को कंटेन कर सकता है, वाइस वर्सा है। ऐसा कुछ हायरार्की नहीं है कि सेक्शन में आर्टिकल ही होगा। अब हो सकता है किसी टॉपिक के अंदर आपको सेक्शन के द्वारा रिक्वायरमेंट आ जाए, है ना, तो चल सकता है इस तरह से। नेक्स्ट, हेडर। So header element represents a container for introductory content or a set of navigational link. A header element typically contains site logo, name, one or more heading elements and authorship information. नोट करने वाली चीज़ क्या है? You can have header elements in one HTML document. However, header cannot be placed within a footer, address or other header element. header टॉप में ही आएगा और एक बार ही आएगा, ठीक है। सो एग्जाम्पल ऑफ हेडर आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल टाइटल एंड ऑथर नेम। नेक्स्ट बात करते हैं फुटर। द आर्टिकल एलिमेंट डिफाइंस फुटर फॉर अ डॉक्यूमेंट और सेक्शन। अ फुटर एलिमेंट टिपिकली कंटेन्स ऑथरशिप इंफॉर्मेशन, कॉपीराइट, कॉन्टैक्ट, साइट मैप, बैक टू टॉप लिंक, रिलेटेड डॉक्यूमेंट एंड लिंक टू एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स। सो जैसे कि हमने यहाँ पर एक फुटर एलिमेंट यूज़ किया, उसके अंदर पैराग्राफ डाला है और हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय एपटेक लिमिटेड एट कॉपीराइट 2023 बाय yoursitename.com, जो भी आपकी वेबसाइट का नेम है। तो ये इस तरह से जनरली आप देखते हो हर एक वेबसाइट के एंड में आपको डिस्क्लेमर मिल जाता है देखने के लिए। बात करते हैं नैव एलिमेंट। द नैव एलिमेंट डिफाइंस अ सेट ऑफ नेविगेशन लिंक। नोटिस दैट नॉट ऑल लिंक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स शुड बी इनसाइड अ नैव एलिमेंट. So the nav element is intended only for major blocks of navigation links
Browsers such as screen readers for disabled user can use this element to determine whether to omit the initial rendering of this content. So nav एलिमेंट में जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery, ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर डिस्प्ले होगा. सो एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग फ्लिपकार्ट को विजिट करें या अमेजोन को विजिट करें, सो ये आपको nav टैग के अंदर ही मिलेगा ये वाला इन्फॉर्मेशन. जैसे ये वाला पार्ट हम लोग देख रहे हैं या ये पार्ट हम लोग देख रहे हैं, तो ये किसके अंदर है, nav टैग के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट आता है aside. Aside element defines some content aside from the content it is placed in like a sidebar. So aside content should be indirectly related to the surrounding content. So हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं display some content aside to the content it is placed in. So यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ बनाया हुआ है, उसके अंदर हम लोगों ने aside का यूज़ किया हुआ है. ठीक है. So रन एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, और कंट्रोल यू प्रेस करेंगे यहाँ पर, तो ये देख सकते हैं aside वाला पार्ट. बट अभी हमने इसके लिए कोई CSS नहीं लिखा है, तो आपको कोई भी डिफरेंस पता नहीं चला, ऐसा लग रहा है दो पैराग्राफ ही हम लोग यहाँ देख रहे हैं. पर जैसे आप इसको स्टाइल करोगे ये स्टैंड आउट हो जाएगा. अब आप स्क्रीन छोटा करें बड़ा करें, साइड में ही रहने वाला है ना. तो इसके लिए हमने क्या लिखा, हमने यहाँ देखा डिफाइन किया साइड टैग विड्थ रहेगा स्क्रीन का 30%, पैडिंग लेफ्ट से 15, राइट मार्जिन लेफ्ट से 15, फ्लॉट राइट रहेगा यानी कि स्क्रीन का राइट साइड पर रहेगा, लेफ्ट करने को लेफ्ट में आ जाएगा साइड बार. फॉन्ट स्टाइल इटैलिक एंड बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे. अब जहाँ पहले आपका साइड जो था वो हैंगिंग नहीं था, अब ये आपको प्रॉपर इस तरीके से मिलने वाला है. नेक्स्ट बात करते हैं फिगर, यानी कि इमेज अगर आप कोई यूज़ करना चाह रहे हैं और उसके साथ में आप उस इमेज के बारे में एक्सप्लेन भी करना चाह रहे हैं, तब आपने IMG को फिगर के अंदर यूज़ करना है. सो द फिगर टैग स्पेसिफाइज सेल्फ कंटेंट कंटेंट लाइक इलस्ट्रेशंस, डायग्राम, फोटो, कोड लिस्टिंग एटसेट्रा. द फिगर कैप्शन टैग डिफाइंस अ कैप्शन फॉर अ फिगर एलिमेंट. द फिगर कैप्शन एलिमेंट कैन बी प्लेस्ड एज द फर्स्ट और एज द लास्ट चाइल्ड ऑफ अ फिगर एलिमेंट. द IMG एलिमेंट डिफाइंस द एक्चुअल इमेज इलस्ट्रेशन. सो मेन टैग आपका आएगा फिगर, फिगर के अंदर IMG सोर्स, और उसके बारे में आप जो भी चंद लाइनें लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ जाके डिफाइन करेंगे फिगर कैप्शन में. सो ये देखिए दिस इज़ अ इमेज, और ये क्या है फिगर 1 लाइक सेल फोन. सो जैसे आप लोगों ने अपने स्कूल कॉलेज की बुक्स अगर देखी होंगी तो इमेज के नीचे आपको दिखाई देता है, अगर चैप्टर नंबर 2 है तो वहाँ पर लिखा होगा 2, उस चैप्टर की कौन सी इमेज है, 2.1, 2.2, 2.3, इस तरह से वहाँ पर नंबर्स आपके मेंशन होते हैं. Next, why semantic elements? According to the W3C, a semantic web allows data to be shared and reused across application, enterprises and communities. So that's why हमें semantic elements का यूज़ करना चाहिए. अब मान लीजिए आपने semantic का यूज़ ना करके वेबसाइट पूरा बना लिया, ठीक है, गूगल में आपने SEO कर करा के काम भी चला लिया, लेकिन वो वेबसाइट को रैंक कराने में ज़्यादा टाइम लगेगा अगर उसके अंदर semantic टैग्स का यूज़ नहीं होगा या सेमेंटिक क्लास का आपने यूज़ नहीं किया. मैंने जैसे आपको पहले ही बोला कि जब ये नहीं होते थे काम तब भी होता था, जब हेडर टैग नहीं था तो हम लोग डिव के अंदर क्लास हेडर यूज़ करते थे, या फुटर नहीं होता तो डिव के अंदर क्लास फुटर हुआ करती थी. तो आप या तो क्लास का नेम डिफाइन करें उस तरह से, या फिर आप टैग को यूज़ करें. ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज़ होना चाहिए. ठीक है, तो ये थे आपके आज के लिए प्रॉपर्टीज़. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे न्यू प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. अब आज की इस क्लास में आपने रेस्पॉन्सिव के कुछ एग्जांपल्स देख लिए हैं. सो आप अपना कोई भी एक रैंडम एरिया बनाइए, उसको रेस्पॉन्सिव ट्राई करके देखिए क्या बना पा रहे हैं या नहीं, या क्या डिफ़िकल्टी हम लोग फेस करें. अगर फेस कर रहे हैं तो वो फाइल अपनी पेन ड्राइव में कैरी करिए और उसको नेक्स्ट क्लास में ला के दिखाइए कि आपने क्या उसके अंदर डिफ़िकल्टी फेस किया. मेरे कोड को जस्ट अंडरस्टैंड करना है, उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है. ठीक है, जो मैंने आपको फाइल्स के अंदर दिया हुआ है वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है. ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.